खुद को कर बुलंद इतना, खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद ये पूछ ले कि बता तेरी रजा क्या है। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के त्रिभुज में थेल्स प्रमेय स्टार्ट करने जा रहे हैं। और यह कक्षा 10 के जो त्रिभुज चैप्टर है थेल्स प्रमेय बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये बोर्ड पेपर में बहुत बार पूछता है और पूछा गया है, और मुझे जहाँ तक उम्मीद है पूछेगा भी ये प्रश्न। इसलिए आप लोग मन से पढ़िएगा, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है थेल्स प्रमेय। इसके बिना आपका पर्सनल 6.1 जो है 6.2 नहीं हो सकता है। इसलिए इसी के आधार पर पर्सनाली निर्भर है। तो शुरू करते हैं। कह रहा है कि दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। कहने का तात्पर्य यह है कि दो बहुभुज समरूप, इस दो समरूप हैं लेकिन उनमें कई भुजाएं हों, और वो यदि उनके संगत कोण बराबर होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। ये हमेशा दिमाग में बैठा लेना मेरे प्यारे बच्चों। ये रूल जो है कहीं न कहीं लागू होता है। समान कोणिक त्रिभुज क्या है? बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि समान कोणिक त्रिभुज को लेकर। जिन त्रिभुजों में दो कोई त्रिभुज है, यदि उनके आपस में संगत कोण समान हो तो उन्हें हम समान कोणिक त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लेता है ABC एक त्रिभुज है, दूसरा PQR एक त्रिभुज है। दोनों त्रिभुज समरूप हैं, और यदि समरूप है तो उनके कोण भी क्या होते हैं? समान होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं जिनके संगत कोण बराबर हो, समान हो, वह त्रिभुज समान कोणिक त्रिभुज कहलाता है। दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। यदि उन समान कोणिक त्रिभुज है तो ये समझ कर चलिए उनका संगत भुजाएं भी क्या होते हैं? सदैव अनुपात में समान रहता है। तो कक्षा 9 में आप पढ़े होंगे कि पिछले कक्षा 9 में कि चैप्टर नंबर 9 है, उसमें त्रिभुज और प्रमेय 9.2 है। वहां पर ये बताया गया होगा एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक ही आधार हो और इसके समांतर एक रेखा दिया गया है, और इस एक ही आधार पर दो दो त्रिभुज बनाए गए हैं। जैसे ये मान लेते हैं एक त्रिभुज ये है, और एक ही आधार पर दूसरा त्रिभुज बना है इस प्रकार। तो इनका जो क्षेत्रफल होगा, इसका नाम दे दें ABCD और O। यहां पर देख रहे हैं ABC एक त्रिभुज हो गया, ये इतना, ये पूरा क्षेत्रफल ABC, और इस साइड से लेकर हम लेंगे DCB, ये एक त्रिभुज। कहीं कहीं एक ही आधार है इन दोनों त्रिभुज का, और जो आधार है इसके समांतर एक रेखा गया है। दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा, समान होगा। तो ये हमेशा याद रखना दोस्तों। इसी के आधार पर हमारा जो है प्रमेय, जो कक्षा 10 में थेल्स प्रमेय लगाएंगे, उस प्रमेय में यह रूल लागू होता है। ठीक, तो हम अब शुरू करते हैं प्रमेय। ये हमें उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो इसे हम हटा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम जो है प्रमेय नंबर 6.1 पहला प्रमेय है, थेल्स प्रमेय है। ठीक है, जिन्हें हम थेल्स प्रमेय को आधारभूत समानुपातिक प्रमेय भी कहते हैं। और इस कथन में क्या बताया गया है वो हम आपको एक एक शब्द बताएंगे
क्या है उसका अर्थ भी बताएंगे। तेज पर में कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। हमने तो पढ़ दिया, लेकिन समझ में आया होगा या नहीं ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे आप केवल सुनते जाइए, देखते जाइए, आपको 100% है कि आ जाएगा थेल्स पर में, बहुत ही सरल रूप से आएगा। देखिए क्या है, जो मैं कह रहा हूं उतना करते जाइए। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, पहले दिमाग में बैठा हो कि एक हम त्रिभुज लेते हैं, चलो मान लेते हैं कि एक हमारे पास त्रिभुज मिल गया। एक त्रिभुज बनाइए, एक त्रिभुज हमने ले लिया, उसमें कह रहा है कि एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए। अब सोचिए, कह रहा कि उस त्रिभुज में एक भुजा लीजिए, एक भुजा लो, अब आपकी मर्जी है। अच्छा, इसका नामकरण भी कर दो। इसका नाम यदि हम रखें ए बी सी, ये एक भुजा अपने मन से जो समझ में आ रहा है, चाहे ए बी ले लो या बी सी ले लो या ए सी ले लो, तो मेरे हिसाब से सबसे सरल में आपका आधार बीसी बनता है, इसलिए हम बीसी के समांतर सीध में है ले लेते हैं। इसके समांतर रेखा हम खींच लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं। इसके समांतर एक रेखा हमने खींचा, इसका नाम रखेंगे डी ई। अच्छा, आगे क्या है, एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं ए बी और ए सी, ये अन्य दो भुजा हो गया जो कि भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, देखो बिंदु डी बिंदु ई पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो प्रतिच्छेद करने लगा दोस्तों। लेकिन आगे क्या कर रहा है, एक रेखा खींचिए, हमने खींच दिया, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो अब कह क्या रहा है, क्या ये दोनों जो अन्य भुजाएं हैं ए बी और ए सी, क्या एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं? कहने का मतलब कि ए डी बटे डी बी, क्या ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ये क्या विभाजित हो जाएंगे? यही सिद्ध करना है, यही लाना है आपको। अब हमने तो थ्योरी के हिसाब से लिख दिया, बन गया आपका फिगर, सब कुछ हो गया। हमने ये भी बताया कि अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, लिख दिया। लेकिन अब ये आएगा कैसे, ये पता करना है। तो चले अब शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है, इसमें समांतर भुजा दिया है। क्या दिया, समांतर अन्य दो भुजाएं। तो समांतर दिया है, क्या क्या दिया है पहले उसे लिख लेते हैं। दिया है ए बी सी समांतर है, बी सी रेखा समांतर है किसके, डी ई के। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, जो हमने निकाला अभी दोस्तों वही सिद्ध करना है। ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। तो सिद्ध करना है ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। तो इसके आगे क्या करना है, करना ये है। इसके बाद आपका आता है रचना। तो रचना हम करेंगे, रचना हेडिंग लिखना। रचना में सबसे पहले क्या करना है, ए बी सी हमारे पास त्रिभुज, और इस त्रिभुज में ए डी ई। तो सबसे पहले हमें रचना करने के लिए हम क्या करेंगे, सब शुरुआत तो बिंदु बी से बिंदु ई तक, बिंदु सी से बिंदु डी तक मिलाया। यहां लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों।
बिंदु बी से बिंदु बी से ई तक तथा बिंदु सी से डी तक मिलाया। तो हम मिला देते हैं, बिंदु बी से डी तक हम मिला देते हैं और बिंदु डी और सी मिला देते हैं, बिंदु डी और सी मिला देते हैं। ये हमारा रचना हो गया पहला। दूसरा रचना क्या करना है, हम देखेंगे जो समांतर रेखा खींचा गया था, जो दूसरा इसी त्रिभुज में एक नया त्रिभुज बना ए डी ई में, हम क्या करेंगे, बिंदु ई से भुजा ए डी पर, बिंदु ई से भुजा ए डी पर, यहाँ इसका नाम रखेंगे एम ई लंब खींचा। बिंदु डी से भुजा ए ई पर डी एन लंब खींचा। तो यहाँ रचना लिखना, रचना सब लोग अब लिख सकते हैं अच्छे से। क्या लिखना है, बिंदु ई से भुजा ए डी पर यम ई लंब खींचा तथा बिंदु डी से भुजा ए ई पर यम ई डी एन लंब खींचा। ये हमारा हो गया रचना। तो रचना सब लोग अच्छे से कर सकते हैं, ठीक। तो अब आती है बारी उत्पत्ति की। उत्पत्ति हेडिंग लिखना, उत्पत्ति। तो यहां से उत्पत्ति की शुरुआत होती है। कैसे, हमने रचना भी कर दिया। अब उत्पत्ति कैसे, तो बच्चे यहां पर ज्यादातर फंसते रहते हैं। तो क्या करें, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये तो हम इस त्रिभुज में हमें लाना क्या है, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, यही लाना है। तो हम देखेंगे तो ए डी बटे डी बी, तो इस रेखा से पहले लेंगे, शुरुआत करेंगे, क्योंकि ए डी बटे डी बी है। तो ए डी और डी बी, तो ए डी ई पहला त्रिभुज। अब ए डी ई, तो ए डी ई त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार। देखेंगे ए डी आपका आधार हुआ, इस पर लंब जो है हमने जो रचना किया था यम ई, ए डी गुणे एम ई, इस समीकरण नंबर 1 मानते हैं। अब इसके बाद आता है डी बी ई। डी बी ई त्रिभुज है, त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे, तो हमें आधार चाहिए, डी बी आपका आधार मिल गया। इस पर जो है लंब हमारा होगा डी बी ई। हम डी बी रेखा को पीछे बढ़ाएंगे, सीध में करेंगे, तो इस पर लंब हमारा होगा यम ई। यम ई हमारा हो जाएगा डी बी गुणे एम ई,
समीकरण नंबर 2। इसी तरह जो हम ए ई बटे ई सी, मतलब इस साइड से लेते हैं हम ए ई सी, तो ए ई हमारा आधार होगा और इस पर लंब हो जाएगा डी एन। तो कहने मतलब त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज वही है दोस्तों, केवल आधार चेंज हो गया है। 1/2 आधार हमारा हो जाएगा ए ई गुणे लंब एन डी, एन डी। समीकरण नंबर 3। पुनः ई सी, ई सी डी एक त्रिभुज मिल गया, तो इसका आधार ई सी, तो इस ई सी रेखा को हमने बढ़ाया आगे, तो ई एन तक गया, तो जिस पर हमारा लंब है डी एन। त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार हो जाएगा ई सी गुणे लंब एन डी। समीकरण नंबर 4। तो समीकरण नंबर 1 2 3 4 हमारा निकल आया। समीकरण नंबर 1 2 से और समीकरण नंबर 3 4 से हम भाग देंगे। समीकरण नंबर 1 बटे समीकरण नंबर 4, सॉरी 2। त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल 1/2 गुणे ए डी गुणे एम ई, 1/2 गुणे ए डी गुणे एम ई पूरे का बटे 1/2 डी बी गुणे एम ई। इस तरह आप भाग दीजिएगा। 1/2 1/2 कट गया, एम ई कट गया, जो बचा लिख लेते हैं। ए डी बटे डी बी हमारा बच गया, यहाँ लिख त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर ए डी बटे डी बी। समीकरण नंबर 5 निकल गया। इस तरह समीकरण नंबर 3 और 4 से भाग देना है दोस्तों। तो हम एक काम करते हैं, जगह के लिए हम इस वाले 3 को मिटा देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम निकाल लिए जो चीज निकालना था। यहाँ पर देखिए, अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 व 4 से हम भाग देते हैं। समीकरण नंबर 3 व 4, समीकरण नंबर 3 बटे समीकरण नंबर 4। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल, ई सी डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे ए ई, 1/2 गुणे ए ई गुणे एन डी पूरे का बटे 1/2 गुणे ई सी गुणे एन डी, ई सी गुणे एन डी भाग देना ऐसे। तो यहाँ देखिए कट गया सब, एन डी कट गया, 1/2 जो बचा उसे लिख सकते हैं ए ई बटे ई सी। समीकरण नंबर आपका 6 मिल गया। यहाँ लिख देना त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल, ये इतना आप निकालना है।
इसके बाद आपका आता है, हमने इसके पहले बताया कि एक ही आधार पर, जो कक्षा 9 का एक प्रमेय है त्रिभुज में, एक ही आधार पर अन्य समांतर रेखाओं, दोनों त्रिभुज, एक ही आधार पर दो त्रिभुज यदि हैं तो उनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ देखना, क्योंकि एक ही आधार तथा एक ही समांतर, यहाँ लिखेंगे क्योंकि एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। मेरे प्यारे बच्चों, कि हमने तो 5 और 6 समीकरण निकाल लिया, हमें लाना कितना है, AD बटे DB बराबर AE बटे EC लाना है। अब दोनों को बराबर करना है, लेकिन यहाँ क्षेत्रफल अलग अलग है, अलग अलग त्रिभुज का अलग अलग क्षेत्रफल है। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ हमारे पास क्या है, एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान। हम देखते हैं DBCE में हमारा जो आधार BC है और इसके समांतर रेखा DE है, आधार एक है, इसके समांतर एक रेखा है DE, इस पर बना त्रिभुज DBC, याद रखिए ये वाला DBC, ये क्षेत्रफल, और दूसरा DEC, ये क्षेत्रफल आपका, या तो फिर यहाँ देखिए ECP, ये क्षेत्रफल एक ही आधार पर है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो हमें लेना कौन सा है, ये देखिए, जैसे हमारे पास त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, तो इनमें से एक हमारे पास दूसरे के बराबर मिल जाए तो हम मान रखकर हल कर सकते हैं। जैसे DBE, तो हम देखेंगे DBE, ये वाला पूरा क्षेत्रफल इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। कहने का मतलब DBE का आधार DE है, यहां देखिए, और DCE या ECD का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है। कहने का मतलब DBE बराबर है ECD के, तो हम यहां लिख सकते हैं त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर होगा ECD, त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल। तो निकल आया, तो हम क्या करेंगे, ये मिटा देते हैं। तो यहाँ देखिए त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल का मान निकल कर आया त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल। तो समीकरण नंबर 6 या 5 में हम लिख सकते हैं त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल का मान रख देते हैं। समीकरण नंबर 5 में त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल का मान रखने पर रखते हैं, कितना है देखिए, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे, यानी त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल के जगह पर हम रख सकते हैं त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल, रख देते हैं त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल।
बराबर है कितना, AD बटे DB, AD बटे DB। आपका समीकरण नंबर 7 आ गया। अब यहां से देखते हैं समीकरण नंबर 6 और 7 एक एक पक्ष मिला है। यहाँ देखिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल, दोनों पक्ष बराबर है। इसलिए हम कह सकते हैं समीकरण नंबर 6 व 7 से, समीकरण नंबर 6 व 7 से हम लिख सकते हैं AD बटे DB बराबर होंगे AE बटे EC। ये आपका थेल्सफर में निकल आया। देखिए ये दोनों पक्ष बराबर है, समीकरण नंबर 6 और 7 के दोनों पक्ष बराबर है, तो हम इसके जगह पर इतना लिख सकते हैं या फिर इसके जगह पर AD बटे DB लिख सकते हैं, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। इस प्रकार हमारा जो है थेल्सफर में सिद्ध होता है। यहाँ लिख सकते हैं इति सिद्धम। आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके लिए हम इसके आगे हम प्रयास करेंगे बताने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।